हैं, केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए वन नेशन वन इलेक्शन बिल को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। अब सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस बिल को मंजूरी दी गई है और सरकार इस बिल को इसी शीतकालीन सत्र में अगले हफ्ते पेश कर सकती है। इससे पहले रामनाथ कोविंद की कमेटी ने सरकार को एक देश एक चुनाव से जुड़ी हुई अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और देश में सभी अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं। सरकार बार बार होने वाले चुनावों के चलते होने वाली समय की बर्बादी और खर्च को कम करने के लिए ये बिल लेकर आई है। हिमांशु हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मामला भी है। इसमें यहाँ पर कैबिनेट की मंजूरी जो है वो दी गई है, तो ये देखना होगा कि क्या नाम है, इस पर किस तरीके से जो है वो बातें आगे बढ़ती हैं। लेकिन हिमांशु ने बात की है भागीरथ चौधरी से, उनसे बातचीत आपको दिखाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन, इससे बड़ा फायदा है। बार बार आचार संहिता लगती है, काम भी सफर होता है, जनता के जो योजनाएं हैं उनको डिले होती है और बार बार इलेक्शन होने पे खर्चा भी ज़्यादा होता है। तो मेरा मानना है वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत सही है। फिर जो भी निर्णय लेंगे वो लिए या इसके बारे में सभी राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक सहमति नहीं है अभी। हाँ, सोचना चाहिए। वैसे तो देखो, बार बार इलेक्शन चलते रहते हैं तो काम भी सफर होते हैं, जनता की जो योजनाएं हैं वो सैंक्शन होने में, उसमें तो वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो इसमें फायदा ही है। अब देखिए, सबकी सहमति हो, उसके आधार पे क्या होना है, सबकी सहमति हो। सर, आपको लगता है इससे पैसा बचेगा, समय भी बचेगा? हाँ, समय बचेगा, पैसा बचेगा, जनता का जो काम है उसमें रुकावट आती है, उसमें भी एक बहुत अच्छा काम होगा और समय का बचत होगा, पैसा भी बचेगा। और विकास की योजनाएं जो हैं, विकास की योजनाएं वो निरंतर चालू रहेगी। कुछ और प्रतिक्रियाएं भी आपको दिखाते हैं इस मामले में। हमारे सहयोगी हिमांशु ने वन नेशन वन इलेक्शन पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी से बात की, उनका क्या कहना था वो भी आप देखिए। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी हैं। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, आप कैसे देखते हैं इस प्रस्ताव? ये तो कैबिनेट ही बता सकती है, जब हमारे हाउस में वो प्रस्तुत हो जाएगा तो उसको देखने के बाद उसके मेरिट पे हम बात करेंगे। पर मेरे दिमाग में एक सवाल है कि जिनका विधानसभाओं का कार्यकाल बचा हुआ उनका क्या होगा, जिन विधानसभाओं का कार्यकाल खत्म हो चुका है उनका क्या होगा। और मैं कोविंद साहब की इस थ्योरी को समझ नहीं पा रहा हूँ कि इससे 1.5% जीडीपी बढ़ जाएगी। वो कभी अर्थशास्त्री नहीं रहे हैं, मैं उनको जानता हूँ कम से कम 30-40 साल से। तो ये जीडीपी वाली बात जो की जा रही है वो मेरे समझ में नहीं आ रही। तो आपको लगता है कि ये व्यवहारिक है देश में अभी? क्योंकि आपने कई चुनाव देखे हैं। मैंने तो साफ कह दिया, जिनका अभी महाराष्ट्र का चुनाव अभी हुआ है, इनका अभी 5 साल बाकी, इनका क्या होगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव अभी 2.5 साल बाकी हैं, 2.5 साल का क्या होगा। या जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया, क्या उनको इंतजार कराएंगे आप? तो ये सारे सवाल हैं, तभी इसका जवाब दिया जा सकता है जब प्रारूप हमारे सामने आ जाए। पर मैं इतना जानता हूँ, जीडीपी का इससे कोई ताल्लुक नहीं। तो आपने देखा, अलग अलग राय हैं इसको लेकर। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद अनिल देसाई ने भी इस मुद्दे पर एनडीटीवी से बात की है, उनकी राय भी आपको दिखाते हैं। आप कैसे देखते हैं इस प्रस्ताव को? वन नेशन वन इलेक्शन, ये जो आइडिया है या ये जिस तरह से ये लफ्ज़ है, ये दिखने में और कहने में तो बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि अपना एक देश एक चुनाव, लेकिन ये संभव नहीं है। क्या उतनी आपके पास रिसोर्सेज हैं? आपका इलेक्शन आयोग उसके लिए तैयार है? भारत निवडणूक आयोग जो है, चुनाव आयोग, उसकी क्षमता है? आपके पास उतनी सिक्योरिटी लेने के लिए डिप्लॉयमेंट है, पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्सेस हैं? तो ये सब बातों की कमी पूरी करने के लिए पहले तो आपको उसमें बहुत सारा ध्यान और बहुत मेहनत उस पर रहेगी। अखिलेश जी जुड़े हैं हमारे सहयोगी हमारे साथ, उनसे और विस्तार से चर्चा करते हैं। अखिलेश जी बताइए, इस बिल के साथ सरकार की तैयारी क्या है, उनकी क्या उम्मीदें हैं इसको लेकर, और विपक्ष के क्या ऐतराज़ है, क्या दिक्कतें हो सकती हैं?
देखिए, सरकार इस बिल को लेकर हड़बड़ी में नहीं है। सरकार का ये मानना है कि ये बहुत संवेदनशील विषय है, एक ऐसा विषय जिसके बहुत व्यापक परिणाम होने जा रहे हैं और इसलिए सरकार चाहती है कि इस पर एक तरह से आम राय बने। यही कारण है कि सरकार ने चाहे आज कैबिनेट में इस बिल को मंजूरी दे दी हो, सरकार इसी सत्र में इस बिल को लेकर आना भी चाहती हो, लेकिन सरकार इसी के साथ ये भी चाहती है कि इस बिल को ही एक संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया जाए ताकि वहाँ पर सभी पार्टियों के नुमाइंदों के साथ विस्तार से चर्चा हो सके, एक तरह से इस पर आम राय बनाई जा सके। ये जो जेपीसी बनाने की बात हो रही है, इसमें प्रयास ये भी होगा कि जो देश के प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं उन्हें भी इसमें बुलाया जाए ताकि उनकी राय भी ली जा सके। इसके साथ ही जो तमाम राज्य विधानसभाओं के स्पीकर हैं उन्हें भी इसमें बुलाया जाए और उनसे उनकी राय पूछी जाए। तो इस तरह से एक व्यापक विचार विमर्श करके आम राय बनाने का प्रयास सरकार अपनी ओर से कर रही है, क्योंकि सरकार ये जानती है कि इस पर विपक्षी दल खासतौर से कांग्रेस पार्टी का तीखा विरोध है। कांग्रेस नहीं चाहती है कि एक देश एक चुनाव हो या एक साथ चुनाव हो, क्योंकि उसे लगता है कि ये जो देश का संघीय ढांचा है उसके साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास मोदी सरकार कर रही है। ये कांग्रेस का अपना ओपिनियन है। इसी साथ जो इंडिया गठबंधन के बाकी सहयोगी दल हैं वो भी इसके खिलाफ है। तो ऐसे में आम राय बनाना तो मुश्किल होगा। और दूसरी बात ये भी है कि जो बिल होंगे संविधान संशोधन के बिल हैं, इसलिए दोनों ही सदनों में 2/3 बहुमत की भी आवश्यकता होगी, जो फिलहाल एनडीए के पास नहीं है। तो ऐसे में ज़रूरी यह है कि एक तरह से आम राय बनाई जाए। लेकिन हाँ, सरकार जल्दबाजी में नहीं है। सरकार चाहती है कि इस पर धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ा जाए, एक बहस पूरे देश में हो और ये चर्चा का माध्यम बने, ये भी एक कोशिश रहेगी। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका। तो अभी सरकार की कोशिश है कि इस पर जो है वो चर्चा हो, आम राय बने, उसके बाद चीज़ें जो है वो आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन ये बिल जो है वो इसी सेशन में यहाँ पर पेश किया जा सकता है। लेकिन सदन में अगर आप देखें, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध जो है वो खत्म नहीं हो रहा है। आज भी ये बना हुआ है। हंगामे की वजह से राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित हो गई है और लोकसभा की कार्रवाई स्थगित भी हुई है और राज्यसभा सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पूरा विवाद बना हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सदन में कहा कि सदन में बोलने नहीं देने का विपक्ष का आरोप बेबुनियाद है और सभापति के खिलाफ विपक्ष का अभियान गलत परंपरा है, जिसकी मैं निंदा करता हूं। इधर सदन की कार्रवाई को लेकर विपक्षी इंडिया गठबंधन में दरार भी नजर आने लगी है। इंडिया गठबंधन में शामिल टीएमसी ने संसद न चलने देने का आरोप बीजेपी पर तो लगाया ही, लेकिन साथ ही कांग्रेस को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। इधर अब समाजवादी पार्टी ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। के साथ कहना पड़ता है कि कल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन श्री खड़गे जी, जो बहुत सीनियर लीडर हैं, वयोवृद्ध नेता हमारे, जो बहुत ही तजुर्बेकार हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेयर को क्रिटिसाइज किया। आपत्तिजनक है, दिस इज ऑब्जेक्शनेबल कि आपके ऑफिशियल हैंडल से, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से चेयरमैन को चेयर लीडर कहा गया है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को इस तरीके से डेरोगेट करने का, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को इस तरीके से डिमीन करने का जो आपने कुत्सित प्रयास किया है, जो गलत प्रयास किया है, जो प्रजातांत्रिक मूल्य और संसदीय प्रणाली को आपने झट्टा दिखाया है, भारत की जनता कभी माफ नहीं करेगी इंडियन नेशनल कांग्रेस को। तो आप देखिए, जो सहयोगी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, क्या वो ही अलग राय बनाते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने एक बड़ा बयान देकर कांग्रेस को झटका दिया है। उन्होंने कहा कि वो संसद में अडानी और सोरोस के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ नहीं है। डिंपल ने कहा कि वो संसद की कार्रवाई चलाना चाहते हैं और चर्चा होनी चाहिए। ना हम सेरोस के मुद्दे के साथ है, ना हम अडानी जी के मुद्दे के साथ है। तो मैं समझती हूँ सदन को चलना चाहिए, क्योंकि जो पूरा जो ये लोकसभा सत्र जो है विंटर सेशन है, तो मैं समझती हूँ कि हमें पूरी उम्मीद है कि दोनों पक्ष के लोग इसको चलाने में पूरी निष्ठता दिखाएंगे। स्थान पे चर्चा होनी है फ्राइडे सैटरडे को और समाजवादी पार्टी उसमें हिस्सा लेंगी और हम चाहते हैं समाजवादी पार्टी की सदन चले।
उधर संसद में जारी गतिरोध को लेकर हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से बात की। उनका क्या कहना था वो भी आप देखिए। हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। कांग्रेस जो है लगातार जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है, क्या देखिए समझ के परे है, हर जगह की एक अपनी गरिमा होती है और जिस तरीके से भारतीय संसद, हमारा पार्लियामेंट लोकतंत्र का मंदिर है, इसकी गरिमा को बनाए रखना ज़रूरी है। कभी आप जैकेट पहन के आइएगा, कभी आप हाथ में बैग लेके आइएगा, कभी चेहरे पे पट्टी बांध कर आइएगा, कभी आप फूल बांटिएगा, कभी तिरंगा बांटिएगा। जिस स्थान की जो गरिमा है उसको बनाए रखना ज़रूरी है। ये जगह है जहाँ पे लोकतंत्र की मर्यादाओं को आप और बढ़ा सकते हैं। सदन में जाइए, बहस कीजिए, आपकी जितने सवाल हैं आप उसका जवाब सरकार से लीजिए, सरकार जवाब देने को तैयार है। पर इस तरीके से रोज़ नई नौटंकी का मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी जाए। लेकिन एक औद्योगिक समूह को लगातार इस तरह से निशाना बना के पार्लियामेंट लगातार हासिल करना, इसको कैसे? देखिए ये जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की जितनी है उतनी ही विपक्ष की भी है कि सदन चले। सदन चलाने की जिम्मेदारी विपक्ष के ऊपर भी है, पर अगर विपक्ष इस तरीके से एक विषय को लेकर सत्र दर सत्र वन आफ्टर दी अदर हर सेशन में जिस तरीके से इन्होंने गतिरोध उत्पन्न करने का कार्य किया, जिस तरीके से इन्होंने सदन को बाधित करने का काम किया, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। देश की जनता भी देख रही है, आपके इन्हीं मुद्दों को जनता नकार चुकी है। लोकसभा में भी नकारा, अलग अलग राज्यों में भी नकारा। हरियाणा जैसे राज्य, महाराष्ट्र जैसे राज्य जहाँ पे एक तरफा जनादेश जनता ने दिया, तो जनता भी आपके मुद्दों को नकार रही है, पर फिर भी अपनी ज़िद के लिए उस विषय को रोज़ उठाना और सदन को नहीं चलने देना, ये गलत है। एक कंफ्यूजन की शायद यही वजह रहती है कि कांग्रेस के साथ टीएमसी और सपा जैसे साथ छोड़ चुके हैं। उनको लगता है कि बुनियादी मुद्दे खुद पर इनके तथाकथित इनके इंडिया अलायंस के घटक दल इनका साथ नहीं दे रहे इन विषयों पर। सपा हो, टीएमसी हो, वहाँ पे तो खैर अलग ही एक होड़ लगी हुई है कि कौन इस गठबंधन का नेतृत्व करेगा। जो गठबंधन अपने में फेल है, उस गठबंधन का नेतृत्व करने की होड़ लगी हुई है। बट बहरहाल जब आपके घटक दल भी आपका साथ नहीं देते तो ये कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी है। आपको समझने की ज़रूरत है कि आपके मुद्दे ही गलत हैं। वहीं संसद में जारी हंगामे को लेकर सदगुरु ने भी चिंता जाहिर की है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा कि भारतीय संसद में हंगामा देखना निराशाजनक है और खासकर तब जब हम दुनिया के लिए लोकतंत्र का प्रतीक बनने की आकांक्षा रखते हैं। भारत के उद्योगपतियों और नौकरी प्रदाताओं को राजनीतिक बयानबाजी का विषय नहीं बनना चाहिए। यदि विसंगतियां हैं तो उन्हें कानून के ढांचे के भीतर नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन राजनीतिक फुटबॉल नहीं बनना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय व्यवसायों को आगे बढ़ना चाहिए और यही एकमात्र तरीका है जिससे भारत भव्य भारत बनेगा। उधर राहुल गांधी को लेकर दिए गए बयान को लेकर आज एनएसयूआई के कार्यकर्ता बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के घर पर उनका घेराव करने पहुंचे थे, लेकिन विरोध के बीच उस वक्त माहौल यहां पर खुशनुमा हो गया जब खुद निशिकांत दुबे ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाई और नाश्ते के लिए पूछा। एक बड़ी खबर दिल्ली से भी आई है। दिल्ली में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने आज दिल्ली की महिलाओं को एक तोहफा देने का ऐलान किया है। दरअसल राज्य कैबिनेट ने महिला सम्मान योजना को मंजूरी दे दी है और इस योजना के तहत दिल्ली में 18 साल से अधिक की हर महिला को 1000 रुपये दिए जाएंगे। हालांकि इस योजना पर राज्य का वित्त विभाग आपत्ति जता चुका है। वित्त विभाग का कहना है कि अगर ये योजना लागू होती है तो राज्य के बजट पर 4560 करोड़ रुपए का भार आएगा और इस भार को वहन करना राज्य सरकार के लिए मुश्किल होगा। हालांकि इस योजना का ऐलान करते हुए केजरीवाल ने कहा कि अभी तो ये योजना 1000 रुपये प्रति महीने की है, लेकिन आने वाले वक्त में इसे 2100 रुपये कर दिया जाएगा। दिल्ली सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई और उस कैबिनेट मीटिंग में ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि दिल्ली की हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए डाले जाएंगे। दोस्तों, इसके साथ ही ये योजना दिल्ली में लागू हो गई है। अब इस योजना के तहत महिलाओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा। दिल्ली की सभी मां बहनों को कहना चाहता हूं, अगले 2-3 दिन के बाद से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गली गली में जाएंगे, घर घर में जाएंगे। आप अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, वो आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड दे के आएंगे। कार्ड को संभाल के रखना
और चुनाव के बाद आपका ये वाली योजना जो 1000 रुपए की आज पास की है, इसको बदल के 2100 रुपए करेंगे। और चुनाव के बाद आपके अकाउंट में 1000 रुपए नहीं आएंगे, आपके अकाउंट में 2100 रुपए आएंगे। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, मैं जादूगर हूं। मैं अकाउंट्स का जादूगर हूं। मुझे पता है कि पैसे कहां से लाने हैं, पैसे कहां से बचाने हैं और पैसे कहां से लाने हैं और पैसे कहां पे खर्च करने हैं। तुम चिंता मत करो, मैंने अगर कह दिया तो कह दिया। मैंने कहा 1000 रुपए हर महीने दूंगा, तो 1000 रुपए महीने आज से शुरू कर दिए। तो अरविंद केजरीवाल तो यहाँ पर वादा कर रहे हैं महिलाओं को 1000 रुपये देने का, लेकिन बीजेपी का इस पर क्या कहना वो भी आप देखिए। बीजेपी ने केजरीवाल के इस ऐलान को झूठा बताते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के समय भी उन्होंने ऐसे फॉर्म भरवाए थे, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल, देना था तो लोकसभा चुनाव के बाद देते, जिसका तुमने वादा किया था। सभी बहनों से तुमने फॉर्म भरवाए थे, कहाँ गए वो फॉर्म? और पंजाब में तो 2 साल हो गए आपके चुनाव बने हुए, सरकार बने हुए, आज तक 1 रुपया नहीं दिया आपने। तो दिल्ली की जनता आपके झूठ को, आपके झूठे प्रचार को समझती है, और दिल्ली और देश की जनता सिर्फ एक ही बात पे यकीन करती है, वो है मोदी की गारंटी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र कैबिनेट का विस्तार 14 दिसंबर को होगा। उन्होंने बताया कि आज फिर अमित शाह से मुलाकात होगी और ये बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में कैबिनेट बंटवारे का जो फॉर्मूला है वो तय हो गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक समझौते के तहत बीजेपी को 20 मंत्री पद, शिवसेना शिंदे पार्टी को 12 मंत्री पद, एनसीपी अजित पवार की पार्टी को 10 मंत्री पद दिए जाएंगे। लेकिन इसमें भी एक पेज जो है वो फंस गया है। देवेंद्र फडणवीस सहयोगी दलों के 3 संभावित मंत्रियों के नामों को लेकर तैयार नहीं है। इसमें शिंदे गुट के संजय राठौर हैं, दूसरे शिंदे गुट के ही अब्दुल सत्तार हैं और तीसरे नवाब मलिक या सना मलिक हैं। नवाब मलिक चुनाव हार गए हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उन्हें एमएलसी बनाकर लाने की बात चल रही है। तो आज 12 दिसंबर उनका है, कल हमारे आंटी जी का है 13 दिसंबर को, इसीलिए दोनों को विश करने के लिए कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर सर कैबिनेट एक्सपेंशन पे कोई चर्चा हुई? कैबिनेट एक्सपेंशन 14 तारीख को होगा पूरा, ऐसा उन्होंने बताया। तो महाराष्ट्र में कैबिनेट को लेकर स्थिति के सुलझने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और पीएम के साथ ये मुलाकात जो है वो उनके आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर पीएम मोदी और फडणवीस के बीच ये बैठक हुई। सीएम बनने के बाद फडणवीस की पीएम मोदी से ये पहली मुलाकात है। दिल्ली के शादरा जिले के सीमापुरी थाना इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठियों के दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी गई है। यहां पर E43 की बस्ती में 3 दिन से लगातार मुहिम चलाई जा रही है। सीमापुरी थाने के एसएचओ अपनी टीम के साथ 3 दिन से इस बस्ती में पहुंचकर लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। इनके दस्तावेजों की जांच परख की जा रही है। अभी तक 32 लोगों की पहचान हुई है जिन्होंने ये कबूल किया है कि वो बांग्लादेशी हैं, लेकिन उनके पास भारतीय दस्तावेज हैं। तो दिल्ली के सीमापुरी इलाके में दिल्ली पुलिस ने अपने सर्वे की शुरुआत जो है वो की है। इस पर जानकारी हमारे से होगी, पल्लव मिश्रा दे रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों की पहचान को लेकर दिल्ली पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया है और उपराज्यपाल के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस पूरे फुल मोड में एक्शन कर रही है। लगभग 3 दिन से दिल्ली पुलिस का ये जो एक्शन है वो जारी है और एक एक घरों में जाकर जो दिल्ली पुलिस है वो उनकी पहचान कर रही है, उनके कागजात मांग रही है। और इसी क्रम में आज भी दिल्ली पुलिस ने जो सीमापुरी का इलाका है वहाँ पे ये अभियान शुरू किया है। और ये देखिए तस्वीरों में तंग गलियाँ हैं जहाँ पर दिल्ली पुलिस पहुँची है और लगातार अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ देखिए कि जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो लगातार जो है एक एक घरों में जा रहे हैं और लोगों से उनके कागजात मांग रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। और अब ये पहचान की जा रही क्या उनके पास जो है वैध कागजात हैं, क्या वो यहाँ के रहने वाले हैं या कहाँ के हैं, उसको लेकर जो है लगातार दिल्ली पुलिस जो है पूछताछ कर रही है। कुछ लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैडम क्या नाम है आपका?
मुस्कान। क्या क्या हुआ आज? अभी पुलिस आई थी? हाँ। क्या पूछ रही थी? आधार कार्ड देख रही थी। अच्छा, कहाँ के रहने वाली हैं आप? हम यहीं के रहने वाले। कब यहाँ दिल्ली में? हाँ। कब से रह रही हैं? ये बचपन से ही रह रही हूँ। बचपन से ही? हाँ। और आपका परिवार घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरे हस्बैंड और मैं हूँ, मेरे ससुर हैं। तो आप लोग प्रॉपर दिल्ली के रहने वाले हैं, कहीं और से आए हैं? नहीं, यहीं रहते हैं। आपका क्या नाम है? क्या है? गुलशन बेगम। हाँ जी। हाँ, बिहार के हैं हम लोग, मगर मेरे ससुर यहीं रहते हैं 20 साल के करीब से, 20 साल से भी ज़्यादा हो गए। आप कब से हैं यहाँ पे? मेरी शादी के ही 20 साल हो गए। मैं जब से यूँ। हाँ। कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम भाई आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ। अच्छा, आप यहीं रहते हैं? जी। कितने साल हो गए रहते हुए? हमें 30 साल हो गए यहाँ रहते हुए। 30 साल रहते हो गए। अच्छा, तो अब पुलिस आई थी, क्या पूछ रही थी, क्या बात हुई? पुलिस आई, पता कर रही थी कि जी आप कब से रहते हैं, कोई बांग्लादेशी आपकी जानकारी में, और पहले कहाँ रहते थे। तो मेरे पिताजी जो हैं वो तो हैं बदायूं के, अब तो वो नहीं है, एक्सपायर हो गए जी। हाँ, और हम कम से कम 30 साल से यहाँ रहते हैं। अच्छा, तो अब आपके पास जो पुलिस ने कागजात मांगे वो कागजात थे, सब मौजूद? वोटर ID था ये रहा। ये वोटर ID है? जी। अच्छा, वो मैंने दिखाया। अच्छा, तो पुलिस ने कुछ कहा? कुछ और नहीं, बस मालूम किया मेरे से। कोई परेशान करने की तो नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, जो ये अभियान चल रहा है इसको देख के क्या लगता है, सही है, गलत है, क्या आपकी राय है? नहीं, ठीक है, और हम तो चाहते हैं कि जो ये हमारा इलाका है इसके अंदर पुलिस वेरिफिकेशन होता रहे, मतलब गश्त होती रहे, तो काफ़ी ठीक रहेगा। बिल्कुल। तो देखिए, ये जो दिल्ली पुलिस अभियान चला रही है उसको लेकर लोगों का जो राय है वो सकारात्मक है। उनका ये साफ तौर पे कहना है कि पुलिस को इस प्रकार के जो है अभियान चलाना चाहिए। तो कई लोगों से जिनकी से हमारी बातचीत, उनका साफ तौर पे कहना है वो यहाँ लंबे समय से रह रहे हैं और पुलिस उनसे जो कागजात मांग रही है वो उसको दिखा रहे हैं। उनके पास सारे जो वैध कागजात हैं वो मौजूद हैं। और अब बात महाकुंभ की तैयारियों की करते हैं। पीएम मोदी के प्रयागराज दौरे से पहले आज सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में केंद्रीय अस्पताल, मेला क्षेत्र, अक्षय वट कॉरिडोर, गंगा पथ मार्ग और पीएम के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। 4000 हेक्टेयर मेला क्षेत्र में 50,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और इस बार एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैनात रहेगा ताकि सुरक्षा में कोई चूक ना हो सके। तो महाकुंभ की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर जोरों पर हैं। इसको लेकर लेटे हनुमान जी के से अक्षय वट तक का मिनी कॉरिडोर जो है वो बनाया गया है। हमारे सहयोगी रवि शंजन की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाकुंभ में संगम के तट पर लेटे हनुमान जी की बहुत ज्यादा महत्ता है और लेटे हनुमान जी का दर्शन करने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ पर रोजाना आते हैं। महाकुंभ है तो महाकुंभ में इसीलिए लेटे हनुमान जी का मिनी कॉरिडोर तैयार किया गया है। तकरीबन 38 करोड़ रुपए की लागत से इस मिनी कॉरिडोर को आप देख सकते हैं कि तैयार किया गया है। 2.5 एकड़ जमीन पर ये मिनी कॉरिडोर तैयार हुआ है। तो लेटे हनुमान जी का चूंकि सावन मास में गंगा जी का पानी इस मंदिर में प्रवेश कर जाता है और ये लगभग हर साल इस तरीके से होता है। भक्तगण कहते हैं कि गंगा मैया जो है वो आशीर्वाद देने के लिए हनुमान जी का स्पर्श करती हैं। तो यहाँ जब मिनी कॉरिडोर ये बन रहा था तब इसकी डिजाइन में भी ऐसा बदलाव किया गया ताकि जो गंगा जमुना जी का पानी है वो यहाँ तक आ पाए। ये आप देखिए, ये वो श्रद्धालु हैं जो देश दुनिया के अलग अलग कोनों से यहाँ पर लेटे हनुमान जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो ये जो लेटे हनुमान जी का कॉरिडोर, ये आप देखिए कि इसकी पूरी तरीके से कायाकल्प कर दी गई है और इस कॉरिडोर में प्रवेश करने के बाद में यहाँ से श्रद्धालु अक्षय वट है, अंदर ये जो किला है इसके अंदर अक्षय वट है, तो अक्षय वट का दर्शन जो है वो लेटे हनुमान जी कॉरिडोर से वो जा सकते हैं। तो ये एक जो कॉरिडोर है वो भी महाकुंभ को देखते हुए
इसको पूरी तरीके से कायाकल्प कर दिया गया है। जो लोग पिछले साल आए होंगे या कुछ चंद महीना पहले यहाँ पर आए होंगे लेटे हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, अब अगर आप आएंगे तो मिनी कॉरिडोर बनाया गया है, सौंदर्यीकरण यहाँ पर करवाया जा रहा है और इस महाकुंभ में लेटे हनुमान जी का जो ये मिनी कॉरिडोर है वो भी एक श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र है। प्रयागराज से सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है और महाकुंभ में करोड़ों लोग आने वाले हैं और ऐसे में बड़े स्तर पर यहाँ पर तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। महाकुंभ में रातों रात केंद्रीय अस्पताल भी बनाया गया है जहाँ पर AI के जरिए लोगों का इलाज होगा। इसको लेकर ज़्यादा जानकारी हमारे सहयोगी रवीश दे रहे हैं। इस महाकुंभ में तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत अनोखी हैं और पहली बार यहाँ पर इस तरीके से लगाई गई हैं। मैं इस वक्त एक केंद्रीय चिकित्सालय में मौजूद हूँ जो कि संगम नगरी महाकुंभ के बिल्कुल घाट के पास में है और ये 100 बेड का अत्याधुनिक हॉस्पिटल है। और अत्याधुनिक मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से AI के जरिए मरीज जो है उनका इलाज अब संभव है। यानी यहाँ पर मरीज भर्ती होगा और मेदांता हॉस्पिटल तक के जो डॉक्टर हैं वो उनकी देखरेख कर सकते हैं। 40 करोड़ लोग देश विदेश से यहाँ पर आने हों तो उनकी चिकित्सा को लेकर जो है वो तमाम सारी तैयारियां की गई हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी न हो। मेरे साथ में डॉक्टर मनोज जी हैं जो कि बताएंगे कि किस तरीके से ये अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। सर, ये AI के ज़रिए कैसे जो है वो मॉनिटर होगा और फिर कैसे जो है मेदांता तक के जो डॉक्टर हैं वो यहाँ भर्ती मरीजों को देख सकते हैं? जी, ये AI के माध्यम से ये विकसित किया गया है। एक ऐप है जिसका नाम संजीवनी है। संजीवनी ऐप के द्वारा ये मॉनिटर किया जा रहा है, ये सब संचालित किया जाएगा। इसमें जैसे ये आप बता रहे थे, इसमें मॉनिटर ये लगा हुआ है। हाँ। ये बेड के पास, सारे बेड के पास मरीजों के पास ये कार्डलेस कैमरा, कार्डलेस वो रहेगा। हाँ। माइक रहेगा। अगर उनको किसी तरीके की दिक्कत होती है तो उससे माइक से बात करेंगे और वो हमें कंट्रोल रूम में उसे सुनाई देगा। इसमें खास बात ये भी है कि अगर मान लीजिए कि साउथ इंडियन कोई मरीज है या विदेश से आया हुआ, बाहर से लोग आ रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी भाषाओं को भी ट्रांसलेट करने की सुविधा है। उस ऐप के द्वारा जिस माध्यम से वो बोल रहे हैं, जिस लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज में ही उनको कन्वर्ट करके जवाब मतलब इलाज किया जाएगा और उन तक की बात सब बताई जाएगी उन्हीं की भाषा में। अच्छा। उस ये ऐप के द्वारा संभव हो पा रहा है। मेदांता के हॉस्पिटल के कैसे से डॉक्टर कनेक्ट रहेंगे? ये चूँकि संचालित हमारा गवर्नमेंट आर्मी हॉस्पिटल से हो रहा है तो उन लोगों ने अपने ऐप के माध्यम से उन्होंने कोलैबोरेट किया है और मेदांता के हॉस्पिटल के डॉक्टर जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, गैस्ट्रो के, न्यूरो के, कार्डियो के, वो इसका इलाज करेंगे। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है वो इसको तब्दील कर दिया गया है। यहाँ से मॉनिटर होगा, बाकायदा ये कैमरा लगे हुए हैं। थोड़ा सा भी अगर ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट फ्लक्चुएशन होती है तो अपने आप ऐसा इस तरीके से यहाँ पर यंत्र लगाए गए हैं कि अपने आप बीप करेंगे और जैसे ही वो बीप करेंगे तो मरीज़ की बात, उनकी आप कैसी कंडीशन है उनकी, वो सारे जो है वो मॉनिटर यहाँ के भी डॉक्टर करेंगे और इसके बाद में ये सीधे जो है वो मेदांता जो हॉस्पिटल है उसके भी डॉक्टर से जुड़ा रहेगा और AI के ज़रिए उनका इलाज संभव है। ये डेमो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से AI के ज़रिए कनेक्ट। मैं कैंट हॉस्पिटल से डॉक्टर अभिषेक सरकार। मैं आपको AI का आपको छोटा सा डेमो दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी पेशेंट ऐसा हुआ जो कि बाहर से है, जो कि हिंदी या जैसा आपने बताया इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आई एम बंगाली, तो बंगाली में मैं आपको डेमो दे रहा हूँ। আমি ক্যান্টনমেন্ট জেনারেল হসপিটাল থেকে ডক্টর অভিষেক সরকার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। अभिषेक सरकार का स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह से अब जैसे मान लीजिए कुछ तबीयत খারাপ की बात हम करनी है, डॉक्टर बाबू আমার পেটে খুব বেশি ব্যথা হচ্ছে, কিছু ওষুধ দিয়ে দিলে ভালো হতো। डॉक्टर साहब, मेरे पेट में बहुत दर्द है, आप मुझे कोई दवा दे दें तो बेहतर हो। तो ये हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं कि कोई भी, क्योंकि यहाँ पे हर जगह से लोग आएंगे
टू मेक दैट एज सीमलेस एज पॉसिबल, तो हम लोग इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ से दिस इज़ द CC कैमरा मॉनिटरिंग फॉर द ICU वार्ड। ये हमारा CCTV कैमरा यहाँ से मॉनिटर हो रहा है, ठीक है। बाकी जैसे वो उस कंप्यूटर को ऑन कर दूंगा तो उसका फीड भी इसी पे आएगा, और ये आप देख सकते वेबकैम लगा हुआ है, तो वाया दैट फीड हम डायरेक्ट मेदांता के डॉक्टर से यहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं हम लोग। जिस समय ये इनॉग्रेशन हो जाएगा ये सिस्टम 24/7 चालू रहेगा। हाँ, ये कभी बंद होगा नहीं। इसके लिए हमारे पास अलग UPS की व्यवस्था है। इन केस ऐसा हालांकि होगा नहीं, बट मान लिया अगर कहीं पावर कट होता भी है, दिस सिस्टम विल स्टे ऑन, ताकि हमको जब भी ज़रूरत पड़े हम उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से जो हॉस्पिटल है वो तैयार यहाँ पर किया गया है, और महाकुंभ में जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनको अगर किसी भी तरीके से कोई भी चिकित्सीय ज़रूरत पड़ती है तो आप देखिए कि हर तरीके के इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर हैं, माइनर ऑपरेशन थिएटर है, मेजर ऑपरेशन थिएटर यहाँ पर बनाए गए हैं। यानी आप सोचिए कि यहाँ से मरीज़ों को कहीं दूर लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। और फिलहाल इसमें 3 दर्जन से ज़्यादा जो डॉक्टर हैं, अलग अलग क्षेत्र के जो माहिर विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, उनकी यहाँ पर तैनाती की गई है। महाकुंभ से सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।